हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ में। पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण, उसके क्या क्या परिणाम थे, कौन कौन से क्षेत्र उसने जीते, बड़े इंटरेस्ट के साथ में आपको एक्सप्लेन किया था और आपको काफी अच्छे से पसंद आया होगा। आज हम दूसरा टॉपिक लेके आए हैं, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत काफी बड़ा टॉपिक है जो आसानी से कंप्लीट नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। आप इनके बारे में जानते होंगे। सबसे पहले था गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद में तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और लास्ट में लोधी वंश, और उसके बाद में मुगलों का भारत में आगमन हो जाता है। तो काफी बड़ा टॉपिक है, इसको करने में काफी समय लगेगा। तो हम शुरुआत करते हैं आज पहले वंश यानी कि गुलाम वंश से। और गुलाम वंश की जो स्थापना सन 1206 में होती है और 1290 में गुलाम वंश की मृत्यु हो जाती है, यानी कि गुलाम वंश खत्म हो जाता है। उसके बाद में खिलजियों का आगमन हो जाता है। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के साथ में। काफी इंटरेस्ट आने वाला है आपको, और किस प्रकार से स्थापना होती है इन सब चीजों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, इस टॉपिक में से आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में गलत नहीं हो सकता है। हाँ जी, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, भारत में कुल दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों ने शासन किया है। कितने वंशों ने किया है? 5 राजवंशों ने। सबसे पहले किया था गुलाम वंश ने, उसके बाद में खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और उसके बाद लोधी वंश। तो हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो गुलाम वंश की स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है, गुलाम वंश की स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में गुलाम वंश की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। और देखिए, आपने पिछले वीडियो को अच्छे से समझा होगा, तो उसमें बताया था कि मोहम्मद गोरी ने 1194 के चंदावर युद्ध करने के पश्चात में भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना दास गुलाम नियुक्त करके, अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके वो कहां चला जाता है? गजनी चला जाता है। तो भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक 1194 से लेकर 1206 तक क्या रहता है? एक प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। किस रूप में काम करता है? प्रतिनिधि के रूप में। और किसका प्रतिनिधि नियुक्त किया गया इसमें? गोरी का। और चूंकि ये क्या था? गोरी का गुलाम था। बात समझ आ गई? अभी देखिए, हम ऐबक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक का मतलब क्या होता है? ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का स्वामी। ऐबक का मतलब क्या है? चंद्रमा का स्वामी। वैसा व्यक्ति था नहीं था, लेकिन इसकी मतलब इसका चंद्रमा का स्वामी होता है। लेकिन जो मिनहाज है, जिसने तबकात नासिर लिखी है, और उसने कहा है कुतुबुद्दीन ऐबक की युद्ध करते हुए उंगली कट गई थी, इस कारण से एक हाथ में ये उंगली से लूला हो गया था, इस कारण से इसे क्या कहा गया? ऐबक कहा गया। तो दोनों के अलग अलग है। एक तो इसकी नाम का टाइटल जो ऐबक है, उससे तो चंद्रमा का स्वामी बनता है, और इसके उंगली टूटने के कारण इसको ऐबक की उपाधि या टाइटल दिया गया, ऐसा मिनहाज कहता है। अब इसकी कुछ उपाधियां हैं। उन उपाधियां बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में सीधा सीधा उपाधियों से ही प्रश्न पूछ लेता है। किस इतिहास मतलब कि किसकी उपाधि क्या थी? तो इसकी जो उपाधियां है कुतुबुद्दीन ऐबक की, एक तो इसकी लाख बख्श। क्या है? लाख बख्श। एक इसकी उपाधि है पील बख्श। क्या? पील बख्श। एक इसकी उपाधि है लाख बख्श, पील बख्श, हातिम द्वितीय। क्या है? हातिम द्वितीय। इसके अलावा मलिक, इसके अलावा सपह सालार। ये सारी की सारी उपाधियां आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में इनसे पूछ लिया जाता है। निम्न में से कुतुबुद्दीन ऐबक की कौन सी उपाधि नहीं थी, या निम्न में से कौन सी उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को मिली थी? देखिए, लाख बख्श का मतलब लाखों का दान करने वाला, दानवीर प्रवृत्ति का था ये। इस लाखों का दान किया करता था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए इसे लाख बख्श कहा गया। पील बख्श का मतलब हाथियों का दान करने वाला, हाथियों को दान में दे देता था ये। हातिम द्वितीय इसकी उपाधि। मलिक और सपह सालार, ये दोनों की दोनों उपाधियां वो मोहम्मद गोरी ने दी। इसे किसने दिए? मोहम्मद गोरी ने। ध्यान देना, इसने कोई अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़वाया था, इसने स्वतंत्र शासक के रूप में काम नहीं किया था। इस कारण से इसको मलिक एवं सपह सालार की उपाधि किसने दिए? गोरी ने दिए। गोरी की मृत्यु के बाद में ये प्रत्यक्ष रूप से शासन करता है, और इसका जो शासन का जो टाइम पीरियड है वो 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, 1194 से लेकर 1206 तो प्रतिनिधि के रूप में काम किया इसने गोरी के, और उसके बाद उसकी मृत्यु के बाद में, गोरी की मृत्यु कब हुई थी आपको पता होगा, पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन बताया था। 15 मार्च 1206 को उसकी किसी ने गर्दन उड़ाती थी।
ठीक है, काफी डिटेल में वीडियो आपको बताया, आप उसको देख सकते हैं। हाँ जी, तो 1206 ईस्वी में से लेकर 1210 ईस्वी तक इसने भारत पर क्या किया, शासन किया है। तो भारत में गुलाम वंश की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में गुलाम वंश की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, मोहम्मद गोरी को। ठीक है, ये चीजें थोड़ी कंफ्यूज करती है, लेकिन आपको माइंड को फ्रेश रखना है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी और एग्जाम में गलती भी नहीं होगी। हाँ जी, आगे देखते हैं। 1206 से लेकर 1210 तक उसका शासन रहा है। ये इसकी मुख्य मुख्य जो है उपाधियां रही है। अब इसकी थोड़ी सी स्टोरी देख लेते हैं, इसका बैकग्राउंड में चलते हैं ताकि इसको और अच्छे से हम समझ पाए। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क जनजाति का था। किस जनजाति का था, तुर्क जनजाति का था। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क जनजाति का था और ये कहां का रहने वाला था, तुर्किस्तान का रहने वाला था। कहां का, तुर्किस्तान का। आपने भारत के विश्व का नक्शा देखा होगा, उसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, इस्तान वाले जितने देश हैं मुस्लिम देश हुआ करते थे। ईरान है, अफगान है, काफी सारे देश है। आप मैप में देख सकते हैं तुर्किस्तान कहां पर है। हाँ जी, तो तुर्किस्तान का ये रहने वाला था, जनजाति यानी तुर्क जनजाति का था। और इसके माँ बाप जो थे ना, वो क्या थे, बड़े गरीब थे। इतने गरीब थे कि उन्होंने इस बच्चे का पालन पोषण नहीं किया और इसको बेच दिया है। इसको क्या किया है, बेच दिया। और किससे बेचा है इसको, एक काजी है और उस काजी का नाम था अब्दुल अजीज कोकी। काजी अब्दुल अजीज कोकी। तो इस काजी को उन्होंने बेच दिया है क्योंकि वो उसका पालन पोषण नहीं कर सकते थे। बात समझ में आ गई। काजी अब्दुल अजीज कोकी वृद्ध व्यक्ति था। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसके पुत्रों ने सोचा कि इसका हम क्या करें, हमारे तो पहले से बहुत खर्चा है। उन्होंने इसको भी बेच दिया। ठीक है, इसको बेच दिया। अभी इसके बेटों ने इसे कहां बेचा है, फारस में एक स्थान है निसापुर। फारस को ही ईरान कहते हैं, ध्यान देना। हाँ, फारस में स्थान है निसापुर। इस निसापुर में मेला लगता है, किसका, गोरी का नहीं लगता रे, इसमें मेला लगता है दासों का। किसका, दासों का, यानी गुलामों का मेला लगता है। और यहां पर गोरी को बेच दिया गया। किसको बेच दिया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक बड़ा ही योग्य व्यक्ति था, अच्छी तलवार चलाता था, अच्छा माइंड था, नेतृत्व करने की काफी अच्छी कुशलता थी। उसकी इसी कुशलता को देखते हुए उसे प्रधान नियुक्त कर दिया गया, प्रधान। लेकिन किसका प्रधान, अश्वशाला का प्रधान, है ना। ठीक है, अश्वशाला यानी जहां घोड़े रखे जाते हैं, अश्वशाला का प्रधान नियुक्त कर दिया गया, अश्वशाला का प्रधान। तो आपसे प्रश्न यदि परीक्षा में पूछ लिया जाए, मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सबसे पहला पद कौन सा दिया है, अश्वशाला का प्रधान दिया है। ठीक है, कहां की बात कर रहे हैं, गजनी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसे गजनी में ले जाकर बेच दिया गया था। बात समझ में आ गई। आज आगे देखते हैं। अब यह अश्वशाला का प्रधान बन जाता है और लेकिन अपने कुशल नेतृत्व, योग्य क्षमता, युद्ध करने की नीति, इन सारी चीजों से मोहम्मद गोरी से प्रभावित होता है और इसको अपनी सेना में मुख्य सेनापति के रूप में काम दे देता है। और मुख्य सेनापति बना के इसे कब लेकर आया जाता है, 1192 के युद्ध में, यानी कि तराइन के द्वितीय युद्ध में। काफी अच्छी कुशलता से इसने युद्ध लड़ा और इसी बात से प्रभावित होकर मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में मुस्लिम शासन के संचालन करने के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया था। इतना अच्छा योग्य व्यक्ति बनके निखर कर आता है। बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं। आगे क्या होता है, ये यहां पर भारत में गोरी का प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है। और यहां पर आपको पता होगा कि 1192 से लेकर 1206 तक इसने बहुत सारे काम किए। इसने 1194 से अनिलवाड़ को इसने लूटा है और अनिलवाड़ को लूटने के बाद में इल्तुतमिश को भी खरीद लिया था इसने। यहां पर रणथंबोर वगैरह पर आक्रमण किया है और काफी सारे इसने क्षेत्र जीते। अच्छी इसमें योग्यता और क्षमता हुआ करती थी। और लेकिन इसने अपना जो शासन है वो शासन कहां से किया है, लाहौर से किया है। कहां से शासन किया इसने, अपना शासन लाहौर से किया है। डायरेक्ट रूप से इसने दिल्ली से शासन
नहीं किया था। इसी कारण फिरोज तुगलक ने अपने स्तंभ जो बनवाए थे, उन स्तंभों में दिल्ली सल्तनत के सभी राजाओं के नाम थे, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का नहीं था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली से शासन नहीं किया था, लाहौर से शासन किया था। और इसने ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था और ना ही अपने आप को सुल्तान के उपाधि से नवाजा था। इस कारण उसके फिरोज तुगलक के जो स्तंभ है उनमें इसका नाम नहीं मिलता। बात समझ में आ गई? आगे देखते। कुतुबुद्दीन ऐबक जब भारत में प्रतिनिधि बन जाता है और मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है 1206 में, तो अब इसके जो साथी गुलाम थे उन्होंने इसके खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। इसके खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने वाले व्यक्तियों में कौन कौन था वो समझिए। ऐबक अपना शासन कहां से चला रहा है? लाहौर से चला रहा है। ठीक है। एक है नासिरुद्दीन कुबाचा। नासिरुद्दीन कुबाचा, आप बस कुबाचा नाम रख लीजिए, आपका बेड़ा पार है। कुबाचा ये कहां से शासन चला रहा है? सिंध से शासन चला रहा है। कहां से? सिंध से। वही सिंध वाला मोहम्मद बिन कासिम वाला क्षेत्र। ठीक है। इसके अलावा एक ताजुद्दीन यल्दौज, आपको बस यल्दौज नाम पढ़ना है। कहीं कहीं पर ये एल्दौज भी लिखा मिलेगा, एक ही मतलब इन दोनों का। ठीक है। तो एल्दौज, कुबाचा, ऐबक, ये तीन मुख्य रूप से गुलाम होते थे। और जो चौथा गुलाम था इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी, वो कहां पहुंच चुका है? बंगाल बिहार उस साइड में पहुंच चुका है। पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा, जरूर देखिए, काफी इंटरेस्ट के साथ में समझाएगा। हाँ जी। तो कुबाचा सिंध में शासन कर रहा था और यल्दौज जो है ये कहां पहुंच गया है? गजनी पहुंच चुका है। ये कहां पहुंच गया? ये गजनी। गजनी क्यों पहुंच गया है? क्योंकि मोहम्मद गोरी की 1206 में मृत्यु हो गई है और मृत्यु होने के बाद में गजनी का जो क्षेत्र वो खाली रह गया और उसका फायदा उठाया यल्दौज ने, और वहां का गजनी का क्या बढ़ जाता है? राजा बढ़ जाता है। और सिंध में ये है। अब जब ये गजनी का राजा बन गया तो उसने क्या कहा कि मोहम्मद गोरी के बाद में, चूंकि मोहम्मद गोरी गजनी पर शासन किया करता था, तो मोहम्मद गोरी के अंडर में भारत का शासन आता था। इस कारण से मेरा शासन कहां तक पहुंचा है? भारत तक। और ऐबक वगैरह सब मेरे गुलाम है, इन सब पर मेरा अधिकार है। ये जितनी भी कमाई करेंगे मेरे को पहुंचाएंगे और मेरे को ये लीडर मानेंगे, ऐसा इसने मन में सोच लिया था। इस कारण से ये जो एल्दौज है इसकी शत्रुता ऐबक से हो जाती है। और इसी प्रकार जो कुबाचा है ये कहता है कि मैं खाली सिंध पर ही क्यों करूं, मैं तो पूरे भारत पर अपना शासन चलाऊंगा। इस कारण से इसकी भी शत्रुता हो जाती है। ऐबक बड़ा माइंडेड आदमी था। उसने क्या किया? इन दोनों को शांत करने के लिए इसको अपनी बहन दे दी और इसको अपनी बेटी दे दी। बात समझ में आ गई? यानी कि अपनी बहन की शादी करा दी थी उसने कुबाचा के साथ में, और अपनी बेटी की शादी किससे करा दी? एल्दौज के साथ में करवा दी। बात क्लियर हो गई। लेकिन जो कुबाचा है ये तो शांत हो जाता, वो कहता चलो ठीक है यार, तूने अपनी बहन दे दी, अब क्या युद्ध करना है। लेकिन जो एल्दौज है ये क्या करता? ये विद्रोह करता, नहीं यार कि मुझे तो अपना शासन चाहिए, क्योंकि मैं गजनी का राजा हूं, मेरे को ऐसे छोटे बड़े प्रलोभन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मेरे को तो ये चाहिए। इसने कहा रहने दे यार, क्यों युद्ध लड़े, कोई बात। ये काम इनके बीच में चल रहा था। अब क्या होता है? इसके आगे दिन खराब, इसके एल्दौज के दिन आगे खराब। और इस समय फारस का जो राजा है, यानी कि ईरान का जो राजा है, फारस का शासक ख्वारिज्म शाह, उसने आक्रमण कर दिया अभी गजनी पे। और आपको पता होगा जब फारस के राजा ने गजनी पर जब आक्रमण किया था तो मोहम्मद गोरी के भी छक्के छुड़ा दिए थे। मोहम्मद गोरी को भी वहां से भाग कर आना पड़ा था भारत में 1205 में अंधखंड के युद्ध से हारने के पश्चात। तो ये कौन है इसके सामने? इसको भी मार पीट के भगा दिया। और ये भागकर कहां जाता है? ये भारत में कहां जाता है? पंजाब में आ जाता है, पंजाब वाले क्षेत्र में आ जाता है। कौन? एल्दौज। अब इस बात का फायदा कौन उठाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इस पे आक्रमण कर देता है, इस पे आक्रमण कर देता है और इसको क्या कर देता है? हरा देता है एल्दौज को। एल्दौज उसके बाद कभी दावा नहीं करता है, वापस भाग के कहां चले जाता है? गजनी चला जाता है। उसके बाद इसका कोई विरोध नहीं हुआ। तो ये इतनी सी छोटी सी कहानी है। इसके बाद में क्या होता है? जब इसने भारत में अजमेर पर अपना प्रत्यक्ष शासन किया था, अजमेर में प्रत्यक्ष शासन किया था, किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
1192 की युद्ध के बाद में। तो इसने क्या किया था, यहाँ कुछ चीजों का निर्माण कराया था, वो आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी, अभी भी बता रहे हैं। एक तो इसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया? कुतुब मीनार की नींव रखी, निर्माण नहीं हुआ, ध्यान रखना। पूरा निर्माण नहीं किया, पूरा निर्माण तो बाद तक होता रहेगा, हम करवाते रहेंगे, ठीक है। तो कुतुब मीनार की नींव किसने रखी है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दूसरी चीज, इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया है। क्या कराया? 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया है। और कहां बनाया है? अजमेर में बनाया है। इसकी कहानी भी आपको पिछले वीडियो में मिलेगी काफी अच्छे से। और इसके अलावा इसने क्या किया है? कुतुब मीनार की नींव रख दी, 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो अजमेर में बना दिया। और तीसरा जो इसका मुख्य काम था वो था कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का। क्या? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, उल इस्लाम मस्जिद। और ये मस्जिद कहां पड़ती है? दिल्ली में। तो भारत में पहली मस्जिद बनाने का श्रेय भी इसी को दिया जाता है। काफी छोटा शासन रहा था, काफी इफेक्टिव शासन था। इसके दरबार में कुछ इतिहासकार भी थे, कुछ अच्छे व्यक्ति भी थे, जिनमें फक्र मुदब्बिर नाम का भी व्यक्ति था। कौन था उसके बारे में लिख देते हैं, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा इतिहासकार किसके दरबार में था। मैच के लिए आ गया, आप क्या करोगे? आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। तो कौन सा व्यक्ति था? फक्रे मुदब्बिर, ये व्यक्ति था मुदब्बिर। इसने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है आदाब उल हर्ब। और इसमें चुंबकीय कंपास का पहला विवरण मिलता है। किसका? चुंबकीय कंपास का पहला वर्णन मिलता है, चुंबकीय कंपास का। तो कौन है ये? फक्र मुदब्बिर, इतिहासकार है जो आदाबुल हर्ब पुस्तक का रचयिता है। चुंबकीय कंपास का वर्णन मिलता है। और यही भारत में पहला वजीर हुआ है। किसका? ऐबक का। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए भारत में मुसलमानों का पहला वजीर कौन हुआ? फक्र मुदब्बिर। किसने बना दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। बात क्लियर है? आगे सुनिए। हसन निजामी नाम सुना होगा, नहीं सुना? सुन लीजिए। हसन निजामी पुस्तक लिखी है इसने ताजुल मासिर, ताजुल मासिर। ये दरबारी इतिहास का था। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो दो व्यक्ति हैं जो इसके दरबार की शान बढ़ाया करते थे, फक्र मुदब्बिर आदाबुल हर्ब का लेखक और हसन निजामी ताजुल मासिर का लेखक। इनके बारे में पिछले वीडियो में भी आपको कुछ बताया है, आपने जरूर देखा होगा। स्टेटमेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, काम आएंगे परीक्षा में, देख लेना वीडियो। हाँ जी। दिल्ली सल्तनत जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश का एक नाम और मिलता है मामलुक वंश। क्या मिलता है? मामलुक वंश। और इसको दास वंश के नाम से भी जाना जाता है, दास वंश। तो कुछ इतिहासकार है वो ये कहते हैं कि इसका नाम गुलाम वंश नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे जो इसमें दिल्ली सल्तनत के जो गुलाम इसके बाद में जितने जो राजा थे वो सारे के सारे गुलाम नहीं थे। गुलाम वंश नहीं रखना इसका नाम, इसका नाम दास वंश नहीं रखना, इसका नाम मामलुक वंश भी रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? तो क्या रख सकते हैं, क्यों रख सकते हैं, कारण बताओ। तो उसने कहा स्वतंत्र माँ बाप की जो संतान है, माँ बाप जिसके स्वतंत्र है और बेटा जो है वो गुलाम बन गया, तो उसको मामलुक कहेंगे, गुलाम नहीं कहेंगे। अच्छा ठीक है। तो ये किसने बात कही है? प्रोफेसर हबीबुल्लाह। आपको ध्यान रखना है। तो किस इतिहासकार के अनुसार इसको मामलुक वंश नाम दिया गया है? तो प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने कहा है। हबीबुल्लाह, प्रोफेसर हबीबुल्लाह क्या कहता है? मामलुक वंश कहता है इसको। मामलुक वंश का मतलब क्या वो समझ गए ना? यानी कि स्वतंत्र माँ बाप की संतान जो आगे चलकर गुलाम बन जाती है, मामलुक कहलाएगी। किसने कहा है? प्रोफेसर हबीबुल्लाह। नाम ध्यान रखना है। ऐबक की कहानी लगभग खत्म होने वाली है। 1210 ईस्वी में लाहौर में शासन कर रहा था और एक दिन रोजाना इसकी आदत हुआ करती थी। एक दिन क्या, रोजाना इसकी आदत हुआ करती थी क्या? खेलने की। क्या खेलते थे ये? चौगान खेलते थे। क्या? चौगान, जिसको हम कहते हैं पोलो, घोड़े से स्टिंग मारने वाला खेल। ठीक है। तो घोड़े से गिर गया ये, और घोड़े से गिरते इसकी गर्दन में चोट आ गई और इसकी खोपड़ी फूट गई और ये मर गया। बस इतनी सी कहानी है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब होती है? 1210 में। कहां होती है? लाहौर में। क्यों होती है? चौगान खेलते समय, चौगान खेलते समय घोड़े से गिर गया था और मर गया। और इसकी मजार कहां है? इसको कहां दफनाया गया? लाहौर में दफनाया गया। कहां दफनाया इसको? लाहौर में। ध्यान देना, इससे पहले वाले वीडियो में क्या बताया था
मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद में उसको कहां दफनाया गया, उसकी जो लाश है वो कहां भेज दी गई थी, गजनी भेज दी गई, तो गजनी में उसको दफनाया गया था। ठीक है, हाँ जी। तो टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया है, इसके बाद में कुछ नहीं बचा है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद में निश्चित रूप से नए नए शासक बनेंगे, लेकिन कौन नया बनेगा और किसका जो सत्ता में भारी पलड़ा होगा ये देखना है अपन को अगले वीडियो में। छोटा सा टॉपिक बता देते हैं, इसके बाद में आराम शाह शासक बनता है। कौन बनता है? आराम शाह। आराम शाह का शासन है जो मात्र 6-7 महीने 7-8 महीने का ही था। आराम शाह आराम करते करते आया, आराम करके निकल गया, जल्दी निकल गया। अब आराम शाह कौन था? कुछ इतिहासकार कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था, लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की तो बेटियां ही बेटियां थी, तो उसका बेटा था ही नहीं। कुछ कहते हैं उसका भाई था, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। हमें ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। बस यदि ऑब्जेक्टिव में प्रश्न मिलान करने के लिए जाए कि इनका सही क्रम क्या है, तो हमें यह ध्यान रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन बनता है? आराम शाह। और आराम शाह के बाद में कौन बनता है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में डिटेल से अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तब तक आप वीडियो का इंतजार कीजिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जो कुछ करना है वो जरूर कर दीजिए। तो बस अगर आपने इंटरेस्ट के साथ पढ़ा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।